नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के लिए एक और नई जॉब आ चुकी है जो कि राजस्थान राज्य की तरफ से आ रही है। राजस्थान राज्य के अंदर 550 से भी ज़्यादा वैकेंसी पर जो है जॉब निकाली गई है, जो कि एक कंटेंट राइटर और दूसरा पोस्ट एक और है, यानी कि टोटल 2 पोस्ट पर जो है ये जॉब आपके लिए निकाली गई है, जो कि राजस्थान राज्य के अंदर निकाली गई है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस पूरे सेशन में मतलब मैं आपको इधर यही बताने वाला हूं कि एक्चुअल में जो आपके लिए वैकेंसी है वो किस चीज़ के लिए है और ये जॉब का काम क्या रहेगा, क्या सैलरी होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या एग्ज़ाम का सिलेबस होगा, पैटर्न होगा, सिलेक्शन कैसे होगा आपका, कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है इस चीज़ की, और कौन कौन से रिलैक्सेशन यहाँ पर होंगे कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने से पहले आपके लिए जानना जो है बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट की तरफ से जो है वैकेंसी आई है, यानी कि डिजिटल शिक्षा तथा रोजगार विकास संस्थान की तरफ से वैकेंसी आई। आप देखिए यहाँ पर, आप जैसे कि इस वेबसाइट का पूरा जो माहौल देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा साफ साफ, जैसे यहाँ लिखा है स्किल इंडिया, यहाँ लिखा है एक कदम स्वच्छता की ओर, और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो है आपको महात्मा गांधी जी की फोटो भी दिख रही है। तो इसका मतलब कुल यही क्लियर हो रहा है कि ये जो है गवर्नमेंट जॉब है, और एक्चुअल में ये जो है ये गवर्नमेंट जॉब रहेगी आपकी, जो कि कंटेंट राइटर की रहेगी और एक दूसरा पोस्ट के लिए रहेगी। अब मैं आपको बता दूं तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम IDED, यानी कि IDEED। इसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट को ये बोलते हैं। आगे हम इसको जो है इसको IDED की तरह जो है बोल के जो है समझने वाले हैं, जिससे कि हमारा समय बचे और काफ़ी जल्दी हम जो है सारी चीज़ों को कवर कर लें। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है ये जॉब जो है 548 पोस्ट पर निकाली गई है, मतलब कि 548 लोगों को जो है ये जॉब मिलने वाली है। लेकिन जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप फॉर्म अभी भी जाकर जो है इस जॉब के लिए भर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, और बाकी जो भी मैंने आपको बताया वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा इस जॉब का। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े आपको। इस जॉब से रिलेटेड सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ मिलती है कि आप वहाँ से जाके आसानी से जो है अपने जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर पाएँ, सब कुछ देख पाएँ। अब देखिए ये नोटिफिकेशन है। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन आप देखेंगे बहुत छोटा नोटिफिकेशन है, लेकिन इसके अंदर डिटेल जो है वो बहुत काम की है, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए इसमें लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से नोटिफिकेशन की डेट जो है वो 13 जुलाई है, यानी कि 13 जुलाई को नोटिफिकेशन आया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, मतलब कि सीधा भर्ती आपको दी जा रही है। एग्जाम दीजिए, पास करिए और अपने रैंक के हिसाब से जो है अपनी ये जॉब ले लीजिए, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें आपको बता देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग डेट जो है वो हो चुकी है 19 जुलाई, यानी कि 19 जुलाई को ये जो है फॉर्म भरना चालू हो गए। आप अगर देखेंगे तो अभी 2-4 दिन ही हुए इस फॉर्म को भरना चालू हुए, लेकिन इसके लिए आपको बहुत अच्छा खासा लंबा समय मिला गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 40 डेज का टोटल समय दिया गया है, यानी कि 28 अगस्त तक इसका फॉर्म भरिए आप आसानी से बिना किसी गलती के। और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो आपका नवंबर 2023 के अंदर लिया जाने वाला है इस जॉब के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर इसमें बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के इनवाइट करा गया है, जिसमें आपको जो है इन वेरियस ऑफिसेज इन पैन इंडिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पहले बता दिया गया है इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन। देखिए वैकेंसी राजस्थान की तरफ से है, लेकिन इसमें बोला गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस इन वेरियस ऑफिसेज इन पैन इंडिया, मतलब कि पैन इंडिया के जो बहुत सारे ऑफिसेज हैं उनके अंदर रहेगी ये। पैन इंडिया लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट, जो कि लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट इन इंडिया के अंदर है। मतलब कि आप देखेंगे तो IDEED के इंडिया के अंदर जितने भी पैन इंडिया के अंदर जितने भी उनके ऑफिस हैं उसके अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर आपको बता दूं एक कंटेंट राइटर का रहेगा
और दूसरा जो यहाँ पर रहेगा, पहला आप देख लीजिए कंटेंट राइटर है, दूसरा जो है ऑफिस के असिस्टेंट की पोस्ट है। दो चीजें हो गई, एक तो आपके जो ऑफिस रहेंगे अलग अलग जगहों पर, उसमें से जो ऑफिस के असिस्टेंट, तो अब ये समझ लीजिए एक ऑफिस में अगर एक असिस्टेंट भी लिया गया तो 86 ऑफिस हैं जिसके लिए असिस्टेंट को लिया जा रहा है। तो आप इस बात को देखिए कि यहाँ पर जो है 86 असिस्टेंट को लिया जाएगा, ऑफिस असिस्टेंट को। और कंटेंट राइटर आप समझते ही हैं कंटेंट राइटर क्या होता है, आप आगे भी चल के इसमें देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगा। कंटेंट राइटर आप नाम से भी समझ रहे होंगे कि कंटेंट राइटर यानी कंटेंट राइटिंग का काम होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आप देख लीजिए 462 इसकी पोस्ट रहेंगी। आप अगर कंटेंट राइटर के लिए अप्लाई करेंगे तो टेक्निकल और एकेडमिक एलिजिबिलिटी ये रहेगी कि आपका 12वीं पास होना चाहिए, आप CBSE ICSE या फिर कोई स्टेट बोर्ड से पास हैं अगर तो वो एक्सेप्ट होगा, या किसी यूनिवर्सिटी से, जैसा होता है किसी स्टेट में कि आपका 10th के बाद यूनिवर्सिटी से 11 12 होते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि आपने अगर 12वीं किसी यूनिवर्सिटी से भी करी है तो वो भी जो है यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको बोला गया है डिप्लोमा इन एनी कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब कि डिप्लोमा इन एनी कंप्यूटर कोर्स, मतलब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर बोला है कि आपने अगर डिप्लोमा करा है किसी भी कंप्यूटर कोर्स में, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सा भी कोर्स होगा उसके अंदर, फ्रॉम किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, मतलब किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से करा हुआ है, तो यहाँ पर ये दो चीज़ों के बाद आपको जो है कंटेंट राइटर की पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल माना जाएगा। एज यहाँ पर 18 से 35 के बीच में एज है, आप अगर इसके बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। CBT मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर पे एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद ये आपको मिल रही होगी। अगर आप असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफिस असिस्टेंट में बोला गया है कि ग्रेजुएट आपका होना जरूरी है। ऑफिस असिस्टेंट में आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन ली जा रही है, जिसमें आप देखेंगे तो ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आप किसी बोर्ड से या किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं किसी में भी, चाहे BCA हो, BBA हो, BA हो, BC और BSc हो, BTech हो या कोई सा भी बैचलर हो, मतलब आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ में यहाँ पे बोला है डिप्लोमा आपका करा हुआ होना चाहिए किसी भी कंप्यूटर के कोर्स के अंदर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। तो इतना आप कर लेंगे तो आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 एज है और CBT एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो चाह रहा है कि भाई मैं तो दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, दोनों पोस्ट के लिए कैसे, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने अब 12th भी कर ली है और ग्रेजुएशन भी कर ली है और उसने साथ में जो है डिप्लोमा करा है किसी कंप्यूटर कोर्स में, तो ऐसे में तो उसने ये 3 चीज़ें अगर करी हुई हैं और उसकी एज 18 से 35 के बीच में है तो वो तो दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ऐसे में कैंडिडेट दोनों पोस्ट के लिए सेपरेटली अप्लाई करेगा, मतलब कि एक फॉर्म एक पोस्ट के लिए भरा जाएगा और फिर दूसरे पोस्ट के लिए सेम कैंडिडेट जो है वो अलग से दूसरा फॉर्म भरेगा। ये आपको बात क्लियर हो गई है, इस तरीके से आपको करना होगा। कैटेगरी वाइज सीट विल बी अलॉटेड आफ्टर द एग्जाम, मतलब एग्जाम होने के बाद आपको कैटेगरी वाइज आपको जो है जो भी एक मेरिट आती है, कैटेगरी की अलग आती है, ओपन अलग आती है, तो ओपन कैटेगरी में या फिर आपकी सब कैटेगरी में जो भी होगी रैंक, उसके हिसाब से जो है आपको ये जॉब मिल जाएगी। द नंबर ऑफ सीट जो आप देखिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी लिखी हुई है 548 टोटल वैकेंसी है। आप अगर देखेंगे तो 462 और 86, तो ये हो जाएंगी 548। तो ये टोटल वैकेंसी जो है इसमें चेंज हो सकता है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसमें चेंज हो सकता है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिया हुआ है कि यहाँ पर इसमें जो है चेंज किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ती है। तो पोस्टिंग कैन बी गिवन एनीवेयर इन इंडिया। देखिए ये बात याद रखिएगा, आप किसी भी राज्य से अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको किसी भी राज्य में आपको पोस्ट दी जा सकती है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट पंजाब या राजस्थान या हरियाणा या उत्तर प्रदेश या आपका मेघालय, मणिपुर, उड़ीसा जैसे अगर राज्यों से अप्लाई करता है तो उसको कैंडिडेट को यहाँ क्लियर बताया जा रहा है कि भाई आप कहीं से भी अप्लाई करिए, आपको जो है कहीं पे भी गिवन एनीवेयर इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर कहीं भी आपको दिया जा सकता है। दिस इज अ पैन इंडिया रिक्रूटमेंट, आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये पैन इंडिया रिक्रूटमेंट है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। when the prescribed number of persons belonging either SC या ST are not available, the training places so reserved from them may be filled by persons belonging to the ST or as the case may be SC, and if
द प्रिस्क्राइब्ड ट्रेनिंग प्लेसेस कैन नॉट बी फिल्ड इवन इन द अबव given manner, then the training places so lying unfilled may be filled by person not belonging to the SC or ST type. Similarly, the seats remaining unfilled by OBC candidate will be filled by अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। मतलब आपको बता दिया गया, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो SC ST के लिए फिक्स सीट्स रहेंगी, वैकेंसी रहेंगी, अगर होंगी ऐसी तो उनको मिल जाएगी, अगर वो अपनी कास्ट के हिसाब से सारा कुछ दिखा देते हैं तो सर्टिफिकेट और सब कुछ, और अपना जो है उस हिसाब से लेते हैं। तो अगर उनके पास ऐसा कुछ नहीं है तो उनकी वैकेंसी शिफ्ट करी जाएंगी OBC वालों को, मतलब OBC कैंडिडेट को दे दी जाएंगी। अगर मान लीजिए कोई रिजर्वेशन वाला कैंडिडेट अपनी कोई भी अपनी चीज़ें नहीं दिखा पाता पेपर्स को अपने कैटेगरी या कास्ट वाइज, तो उस फिर वो सीधा अनरिजर्व माना जाएगा उसको, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से फिल्ड करी जाएंगी। तो ये तो हर वैकेंसी में होता ही है, तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे ये है, नो क्लेम ऑफ पोजीशन ऑफ अ क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय क्वालिफिकेशन शैल बी एंटरटेन्ड, एज एंड ऑल अदर क्वालिफिकेशन विल बी काउंटेड एज। अब देखिए 1 जनवरी 2024 को आपकी जो एज होगी वो ली जा रही है। अब देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि आप फॉर्म भर रहे हैं अभी 2023 के अंदर, और इसका जो है 2024 में जब जनवरी आएगा तब जो एज होगी आपकी 1 जनवरी को, उसके हिसाब से आपकी देखी जा रही है। तो अभी कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो 18 ईयर का नहीं हुआ होगा और उसको लग रहा है कि यार मैं जो है नवंबर में या सितंबर में या अक्टूबर में जाके हो रहा हूँ इस एज का, तो वो भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसकी एज जो है वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से ली जा रही है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है कि ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ हो 24, क्या पता यहाँ पर 23 देखा जा रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एकदम करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जब आपका नवंबर में एग्जाम हो रहा है तो कुल मिला के जो है ये अगले साल तक ही आपको ये जॉब मिल रही होगी। जनरल कंडीशंस आप देख लीजिए, जनरल कंडीशंस यही है कि आप इस वेबसाइट से इसको अप्लाई कर सकते हैं, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के, सब कुछ देख के। नो डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड फिजिकली, आपको फिजिकली कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना, सिंपल आप ऑनलाइन इसको अप्लाई करने वाले हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, ये जनरल कंडीशंस है, तो ये तो कंडीशंस वही होती हैं, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो, फोटो हो, एक आईडी हो, और एक जो आपकी सिटीजनशिप को बताए कि इंडियन है और कौन से राज्य से है। दूसरा आपका ये होता है कि आपको अपना फोटोग्राफ साइन अपलोड करना होता है फॉर्म भरते समय। साथ में आप देखेंगे तो कंटेंट राइटर के लिए आपको 12th का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से जो आपका ऑफिस असिस्टेंट है उसके लिए आपको जो है इन दोनों के अलावा एक जो आपका अलग से ग्रेजुएशन होगा उसका भी जो है डिग्री अपलोड करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, अपर एज लिमिट शैल बी डिटरमाइंड एज, देखिए अपर एज लिमिट को बोल दिया इन्होंने कि वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से देखी जाएगी। तो अब यहाँ पर लोअर वाले सोच सकते हैं कि भाई 18 एज को भी यहाँ से देखा जा रहा है क्या, तो आप समझ लीजिए कि 18 एज में आप इतना समझ लीजिए कि आप फॉर्म जब भर रहे हैं, आप फॉर्म जैसे इन दिनों में फॉर्म भरेंगे, जुलाई के मंथ में फॉर्म भरेंगे या अगस्त के महीने में फॉर्म भरेंगे, तो उस डेट में आपको जो है 18+ होना चाहिए। तो ये आप मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पर लोअर के लिए आपको एक कोई डेट फिक्स नहीं दी गई है। नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल, आपको किसी कैटेगरी वाइज कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है कैन अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व्ड वैकेंसीज। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या था, नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व वैकेंसीज। अब कोई अनरिजर्व वैकेंसी पे अप्लाई करेगा तो उसको कैसे जो है कोई रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन परमिशंस रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर एज वेल कैटेगरी सीरियल नंबर फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन एज ऑन द लास्ट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एरियाज अंडर। मतलब आपको बोल दिया गया है कि अगर आप SC ST कैटेगरी से अगर एप्लीकेबल होगा बाद में चल के, तो आपको 5 साल का मिल जाएगा, SC ST से OBC से 3 साल का, PWD से 10 साल का, PWD और OBC से 13 साल का, PWD और SC ST से 15 साल का, दोनों अगर रहेंगे तो ये आपको बता दिया। PWD होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि सुनने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, चलने में दिक्कत या देखने में दिक्कत या फिर कोई दूसरी डिसेबिलिटी होगी अगर, तो वो यहाँ पे आपकी हो जाएगी। नोट मैक्सिमम एज लिमिट जो आपकी रहेगी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट के हिसाब से आपको देखनी है। कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहेंगे
तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी फ़ोटोकॉपी जो है आपको इंटरव्यू के समय दिखानी पड़ेगी। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये सब चीज़ें होती ही हैं हर जॉब के लिए। बाकी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर है हाउ टू अप्लाई कैसे करेगा कैंडिडेट। द एप्लीकेंट शुड सबमिट द एप्लीकेशन इन द कैटेगरी अंडर विच एलिजिबल टू अप्लाई। आपको देखिए एसएसओ राजस्थान की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। एसएसओ राजस्थान की वेबसाइट से इसको अप्लाई किया जा सकता है। और साथ में जो है कैंडिडेट कैन फिल द फॉर्म एंड उसके बाद फीस पेमेंट करके जो है फाइनली इसको सबमिट करेगा। अब मैं आपको बताया तो इसका लिंक, अब देखिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे आपका रिक्रूटमेंट सेल ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पे मिल जाता है इसका फॉर्म। नहीं तो दूसरा क्या है, यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आई रीड की ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक आपको मिल जाएगा। उससे भी आप जाके इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट इसमें जा रहा हूँ आगे आपको ये बता रहा हूँ। फीस देख लीजिए, फीस यहाँ पर ये रहेगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट को जो है यहाँ पर 800 रुपीज जो है वो पे करने हैं। मतलब कि 800 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से अप्लाई करता है तो उसको 800 रुपये पे करने हैं। और एग्जाम फीस में अगर आप देखेंगे तो 300 रुपीज जो है प्लस रजिस्ट्रेशन फी जो है 300 रुपये में रजिस्ट्रेशन होगा। और जो आप पेपर देंगे उसका 500 रुपये जो है लगेगा। अब SC ST PWD कैंडिडेट को जो है 300 रुपये देने हैं, जिसमें उनकी एग्जाम फीस नहीं है। एग्जाम उनको फ्री में दिया जा रहा है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन की फीस ली जा रही है। अब इसमें देख लीजिए, तो यही सब था आपका। अब एक बार आप फीस भर देंगे तो फीस वापस नहीं मिलेगी, चाहे आप एग्जाम दीजिए मत दीजिए, जॉब लीजिए मत लीजिए, क्योंकि जॉब आपको लेनी है, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, ना कि किसी और को। तो इसीलिए आप अगर इस फॉर्म को भरते नहीं हैं या फिर ये जॉब लेते नहीं है लेकिन आप फीस भर देते हैं तो आपकी फीस जाएगी लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पाएगी अगर आप आगे एग्जाम नहीं देंगे तो। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको पहले ही बताया कि स्क्रीनिंग और स्क्रूटाइनी ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब कि स्क्रीनिंग होगी, मतलब वही आप देख लीजिए, आपका एग्जाम लिया जाएगा, एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन कन्फर्ड नो राइट्स ऑफ अपॉइंटमेंट अनलेस इंस्टीट्यूट इज सेटिस्फाइड आफ्टर सच इंक्वायरी एज मे बी कंसीडर्ड नेसेसरी दैट द कैंडिडेट इज सुटेबल इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द सर्विस ऑफ पोस्ट। मतलब देखिए एग्जाम पास कर लेना जरूरी नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाना, आपको जॉब मिल जाना। आपका यहाँ पे एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पेपर सारे क्लियर होने चाहिए और इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए आपका। उसके बाद इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा कि आपको वो पोस्ट दे या ना दे। फिलिंग अप ऑफ द सीट इज सोनली at the discretion of the management based on suitability of candidates and no claim will arise for engagement if some of these seats are not filled due to unsuitability या insufficient number of candidates। मतलब सिंपल यही है कि आपको जो है वही सारा कुछ प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आप सब में पास होते हैं तो आपको ये जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है, मैंने आपको इसको ऊपर भी डिस्कस कर लिया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यही है, इंडियन होना जरूरी है, आपका 12th पास होना जरूरी है, ग्रेजुएट होना जरूरी है और साथ में एक डिप्लोमा होना जरूरी है कंप्यूटर के किसी भी कोर्स में। एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस आपको बता देता हूँ। एग्जाम का पैटर्न ये रहेगा कि 200 नंबर का पेपर आएगा और 100 क्वेश्चन आने वाले, यानी कि हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क का आएगा। यहाँ पर एक और चीज है कि आपको जनरल स्टडीज एंड रीजनिंग आएगा, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 3 पार्ट में पेपर आने वाला है। जनरल रीजनिंग एंड स्टडीज जो है 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ये 120 मार्क का होगा। और दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 40 मार्क और दूसरा भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क, तो टोटल हो गया आपका 200 मार्क, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स दी जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 1/3, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन जो है जैसे आपको 1/3 मार्क्स जो है काटा जाएगा हर गलत आंसर पे, तो ये आप 0.50 मार्क काट लिया जाएगा अगर आपका कोई एक क्वेश्चन गलत जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क का है। और यहाँ पे बोला गया फॉर ईच MCQ। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि ये जो पेपर है वो MCQ होने वाला है।
यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एग्जाम होगा। द बोर्ड रिजर्व राइट टू प्रिस्क्राइब अ मिनिमम कट ऑफ मार्क फॉर एनी पोस्ट। अब देखिए दोनों पोस्ट के लिए बोर्ड अपनी मर्जी से कट ऑफ बता सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 200 नंबर का पेपर है और अगर उनकी तरफ से कट ऑफ आती है आगे चल के कि 90 मार्क, अगर कट ऑफ 90 मार्क आती है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि 90 मार्क तो 200 में से कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी पोस्ट के लिए, कंटेंट राइटर के लिए अगर 90 मार्क की कट ऑफ आती है तो इसमें आप कुछ नहीं करेंगे। जो इन्होंने कट ऑफ दे दी वही फाइनल रहती है, उसमें आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। 90 हो, 60 हो, 70 हो, कुछ भी हो। इट इज़ नेसेसरी टू क्वालिफाई इन ऑल पार्ट्स विद अ क्वालिफाइड परसेंटेज ऑफ फॉर दिस एग्जाम। आपको देखिए हर पार्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज इज 45% फॉर ऑल कैटेगरीज। अब देखिए आप देख लीजिए 45% मार्क्स आपको लाने हैं हर कैटेगरी के अंदर, तो आप तभी क्वालिफाई मांगने जाएंगे। मतलब हर कैटेगरी, मतलब ये है मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क इज 45 और इट इज नेसेसरी टू क्वालिफाई इन ऑल पार्ट्स विद अ क्वालिफाइड परसेंटेज फॉर दिस एग्जाम। मतलब ये है इसका, जैसे कि आप देख लीजिए कि आप अगर इस पेपर को देंगे, इस पेपर में आप जैसे इन तीनों पार्ट को देखते हैं, इन तीनों पार्ट में आप देख लीजिए तो हर पार्ट को अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब 45% लगभग इतना होता है कि आधे से थोड़ा कम हो जाता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 60 क्वेश्चन में से आप देख लीजिए कि लगभग 28 क्वेश्चन जो है सही जाने ही चाहिए। तो वो 28 लगभग जो है वो 45 से ऊपर हो जाएगा परसेंटेज से 60 का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इतने क्वेश्चंस आपके सही जाने चाहिए। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 20 में से 7 या 8 क्वेश्चन सही जाने चाहिए आपके, 8 क्वेश्चंस। और इसमें आप देख सकते हैं 8 या 9 क्वेश्चन सही जाने चाहिए। इधर भी आप देख लीजिए 9 क्वेश्चन सही जाने चाहिए। तो अगर मैं टोटल ऑल ओवर बताऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 30 और टोटल आप देखेंगे तो इसमें से 100 क्वेश्चन में से आपके जो है 45 क्वेश्चन से ज़्यादा प्लस जो है सही जाने चाहिए। अब 45 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि टोटल मिला के हर पार्ट में से उसका जो है 45% जो है क्वेश्चन सही जाने चाहिए। और बाकी आप इस 4th पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। पेमेंट आपको बता देता हूँ, फिक्स्ड रेम्यूनरेशन फॉर कंटेंट राइटर, मतलब कंटेंट राइटर को 16,000 मिलने वाले हैं और ऑफिस असिस्टेंट को जो है वो 20,000 रुपये मिलेंगे। तो ये आप देख लीजिए, ये आपकी पेमेंट भी बता दी है यहाँ पे। साथ में आप देखेंगे एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट। अब देखिए कैंडिडेट को ये बात याद रखनी है, जैसे जैसे प्रोसेस होगा वैसे वैसे फॉलो करना है। जैसे कि फॉर्म भरना, फिर एग्जाम देना, फिर डॉक्यूमेंट दिखाना, इंटरव्यू देना, फिर मेरिट में देख के, लिस्ट में देख के अपना फिर जॉब लेना। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कैंडिडेट को। यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम उसको जो है क्रिएट नहीं करनी है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। मिसलिनियस में भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। अब नोट में आपकी आखिरी चीज यही लिखी है, वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द एडवर्टाइजमेंट, हाउएवर एनी inadvertent error or mistake must be considered unintentional and should be brought to the notice of undersigned which may be corrected at later stage। मतलब आप देख लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई गलती है नोटिस में और या फिर सच में वो गलती निकलती है इस नोटिफिकेशन के अंदर, तो वो आगे चेंज करी जाएगी, जो कि आपको IDIT की वेबसाइट पे मिल जाएगी जो इन्होंने बता दिया है। ये बात आप याद रखिएगा। जहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो मेरे को यहाँ पे 1 जनवरी 2024 शायद वो जो डेट थी एज लिमिट वाली, उसमें शायद थोड़ा डाउट लग रहा है, नहीं तो मेरे को कोई डाउट नहीं लगा है इसके अंदर पूरे नोटिफिकेशन के अंदर। लेकिन इनके हिसाब से भी कोई डाउट नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है इधर। तो इसके हिसाब से आप समझिए ये फाइनल नोटिफिकेशन आपका हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन के बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये एप्लीकेशन का लिंक है, इस तरीके से वेबसाइट दिखेगी जिसमें आपको स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल मिल जाएगा। स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन राजस्थान की तरफ से, राजस्थान राज्य के अंदर अभी चल रही है जॉब। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो IDIT, यहाँ पर आप देख सकते हैं IDIT सब स्टाफ सिलेक्शन, सब स्टाफ रिक्रूटमेंट। तो इसमें आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे IDIT लिखा है, आपको सिर्फ यही वाला देखना है और यहाँ पे आपको इस पे जाके जो है अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आपका रहेगा पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस। देखिए यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा है, इस पे आप क्लिक करके जो है इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पूरा था नोटिफिकेशन इस जॉब से रिलेटेड। 548 पोस्टों पे वैकेंसी,
तो ये हमने डिस्कस कर लिया एक एक चीज। अब हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।